Hello everyone, I am here with the third chapter of class 8 history and the name of the chapter is Ruling the Countryside. इस लेक्चर वीडियो में मैं क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड उसके बारे में आपको बताऊंगी। रूलिंग द कंट्री साइड का मीन्स होता है कि कंट्री साइड यानी कि गांव में उस समय ब्रिटिश जो रूल था वो किस तरीके का था, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। So let's start the chapter. The company becomes the दीवान, यानी कि जो कंपनी थी उस वक्त एज वी नो कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस वक्त वो एक कंपनी के रूप में आई, एक बिज़नेस कंपनी के रूप में आई ताकि वो इंडिया में व्यापार कर सके, बिजनेस कर सके। तो उस वक्त की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दीवान कैसे बन गई इसके बारे में देखते हैं। On 12th August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witnesses. But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The Grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि ये घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन चूँकि ऊपर जो फिगर दिख रहा है उसमें इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना थी। As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले एरिया के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती और बेचती रहे। Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had helped local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. समय के साथ कंपनी को ये भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहर चूँकि वो दूसरी देश से आए थे या मतलब विदेशी थे, तो विदेशी होने के नाते उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देश देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। How was this to be done? In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people and produce the crops it wanted. ये काम कैसे हो, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी ने कंट्री साइड इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, यानी कि अपनी कॉलोनी कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाएं, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और सामाजिक फसलों की खेती कैसे कराई। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी।
तो कंपनी की आमदनी देखते हैं. द कंपनी हैड बिकेम द दीवान बट इट स्टिल सा itself primarily as a trader. It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. The effort was to increase the revenue as much as it could not and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export. कंपनी जो थी वो दीवान तो बन गई थी बट अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी. कंपनी भारी भरकम लगान तो लगाना चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी. उसकी कोशिश यही थी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व का मतलब होता है मतलब कि रेवेन्यू हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे. इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था. 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी. अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थीं. Soon it was clear that the Bengal Company was facing a deep crisis. जल्दी ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थीं. पीसेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फॉर देम. और जो पीसेंट थे वो उनके द्वारा जो पैसे मांग रहे थे उसको देने में वो नाकामयाब थे. उनके पास इतने पैसे नहीं थे. आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन. और जो भी वो प्रोडक्शन करते थे यानी कि जो भी उनका उत्पादन था, कारीगरों का जो उत्पादन था वो गिर रहा था. एंड एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स. और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी. देन इन 1770 अ टेरिबल फैमिन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल. और 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दी. अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट. इस अकाल के समय में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी. द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. अब खेती में सुधार करने की ज़रूरत थी. इफ़ द इकॉनमी वॉज इन रन कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम. अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी. मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड. कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है. हाउ वॉज दिस टू बी डन. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑफ द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया. परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है स्थायी बंदोबस्त. बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स. इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को ज़मींदारी के रूप में मान्यता दी गई. एज दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीसेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी. उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व यानी कि टैक्स यानी रेवेन्यू चुकाने का जिम्मा सौंपा गया. द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली. और उन्हें क्या देना था वो हर साल के लिए फ़िक्स कर दिया गया कि इतने पैसे आपको देने हैं. दैट इज़ इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इवन इन फ्यूचर. और ये चूँकि एक बार जो हमने लगान फिक्स कर दिया, कंपनी ने ऐसा बोला कि एक बार अगर हमने लगान फिक्स कर दिया तो वो फ्यूचर में बदलेगा नहीं, आपको हर साल उतने ही पैसे चुकाने होंगे. इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इन टू द कंपनीज coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land.
इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और अंग्रेज ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। Since the revenue demand of the state would not be increased, the ज़मींदार would benefit from increased production from the land. उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फ़ायदे में रहेंगे। द प्रॉब्लम, अब इस चीज़ में समस्या क्या थी? द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, मगर स्थायी बंदोबस्त में भी समस्या पैदा होने लगी। कंपनी ऑफिशियल्स soon discovered that the जमींदार्स were in fact not investing in the improvement of land. कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन में सुधार करने के लिए खर्चे नहीं कर रहे हैं। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वॉज सो हाई दैट द ज़मींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी ज़मींदार जो रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। न्यूमरस ज़मींदारी वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। ऑक्शन का मतलब होता है नीलाम करना। तो बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज, लेकिन 19th सेंचुरी के जो फर्स्ट डिकेड था, पहली जो दशक थी, उसमें सिचुएशन चेंज हो गया था। द प्राइजेज इन द मार्केट रोज एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। बाजार में कीमतें बढ़ीं और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली। चूँकि कंपनी ने तो प्राइजेस पहले फिक्स कर रखी थी कि हमें साल में इतना ही चाहिए, लेकिन जैसे जैसे कल्टीवेशन यानी जो खेती थी वो बढ़ने लगी तो इससे ज़मींदारों को थोड़ा फ़ायदा होना शुरू हो गया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होना था क्योंकि कंपनी ने तो ऑलरेडी अपने पैसे फिक्स कर रखे थे कि कुछ भी हो हमें इतना चाहिए। इवन देन द ज़मींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, लेकिन उसके बावजूद भी ज़मींदारों के अंदर कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि वो ज़मीन यानी भूमि को और सुधारे। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट, कुछ लोगों ने तो सेटलमेंट के शुरुआती सालों में यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उसके शुरुआती सालों में ही उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी। अदर्स नाउ सा द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे थे जो ये अब कोशिश करने लगे थे कि हम किस तरीके से पैसे गेन कर सके, हमें किसी तरह की समस्या भी ना हो और इन्वेस्टमेंट का यानी निवेश करने का कोई रिस्क भी ना हो। एज लॉन्ग एज द ज़मींदार्स कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट एंड गेट रेंट, अब ज़मींदार क्या करने लगे थे कि वो अपनी ज़मीन को किराए पे देने लगे थे। टेनेंट्स का मतलब किराए पर देना, और उनसे किराया वसूल हो करने लगे थे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, उनके अंदर कोई भी ऐसा जिम्मा नहीं था कि वो ज़मीन की हालत को सुधारे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले। On the other hand, in the villages, the cultivator found the system extremely oppressive. दूसरी तरफ क्या था कि जो विलेजेस थे यानी कि जो गांव थे उनमें जो कल्टीवेटर थे यानी कि जो कल्टीवेशन का काम करते थे, खेती का काम करते थे, वैसे उन्होंने ऐसा समझा कि ये जो नीति है वो बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव यानी दमनकारी है। द रेंट ही पेड टू द ज़मींदार वॉज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। उनको ये मालूम था कि हम ज़मींदार को जो पे कर रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़मीन पे जो हमारा हक होना चाहिए वो इनसिक्योर है, सुरक्षित नहीं है। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, क्योंकि उन्हें लोन चुकाने के लिए हमेशा मनी लेंडर यानी सूदखोर से पैसे लेने पड़ते थे। एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट ही वाज इविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस, और अगर वो पैसों को देने में या पे करने में, रेवेन्यू को पे करने में अगर वो फेल हो जाते थे तो उनको उनकी पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल, इविक्टेड का मतलब होता है बेदखल, बेदखल कर दिया जाता था। अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड, एक नई व्यवस्था। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मेनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज अगेन। फिर क्या हुआ कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि ये जो राजस्व बंदोबस्त है यानी कि ये जो हमने
टैक्स लेने के लिए, रेवेन्यू लेने के लिए हमने ज़मीन की कीमतें फ़िक्स कर रखी कि नहीं इस ज़मीन से हमें इतना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब इसी को हम राजस्व बंदोबस्त कहेंगे। में दोबारा बदलाव लाने की ज़रूरत है। हाउ कुड रेवेन्यूज़ बी फिक्स परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। क्योंकि अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहती थी, लेकिन अगर वो किसी भी चीज़ का प्राइस फिक्स कर देगी तो जाहिर सी बात है कि उसे उसी अमाउंट में पैसे मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। अगर सिचुएशन अच्छी हो जाए, उस एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे, तब भी कंपनी को उतने ही पैसे मिलेंगे। तो कंपनी को पैसे ही चाहिए थे, इसकी वजह से उसने सोचा कि नहीं इस सिस्टम को हमें चेंज करना होगा। In the northwestern provinces of the Bengal Presidency, most of the area now in the Uttar Pradesh, an Englishman called Holt Mechanis devised the new system which came into effect in 1822. बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसके जो ज़्यादातर इलाके अब उत्तर प्रदेश में हैं, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। He felt that the villages was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Preserved का मतलब होता है संरक्षित करके रखना। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। Under his direction, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the field, and recording the customs and rights of different groups. उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज को महाल बोलते थे, हैड टू पे। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़ करके हर गांव या ग्राम समूह यानी महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, और इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन किया गया था। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन रादर दैन द जमींदार। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महालवारी सिस्टम सेटलमेंट। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त कहा गया। इस चूँकि अभी हमने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा, इस स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट में कुछ सालों के लिए या फ्यूचर में हमेशा के लिए एक पर्टिकुलर ज़मीन की कीमत को फिक्स कर दिया गया था कि हमें साल में इस ज़मीन से इतने पैसे लेने हैं, चाहे बाद में जाके उसका प्रोडक्शन भले बढ़ जाए। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट। और ये जो मैंने आपको बताया महालवारी सेटलमेंट में क्या हुआ कि चूँकि कंपनी को ये रियलाइज़ होने लगा कि नहीं अब धीरे धीरे जो भी मतलब कि जो लैंड है, जो कल्टिवेटेड लैंड है, वो उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। चूँकि हमने प्राइजेस तो फिक्स कर रखी हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमें तो पैसे उतने ही मिलेंगे, बढ़े हुए पैसे हमें नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या किया कि हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में इस सिस्टम को चेंज कराया गया और अब ये किया गया कि गांव-गांव जाकर के हर ज़मीन को नापा गया, उसकी प्रोडक्टिविटी देखी गई कि अच्छा इस ज़मीन से कितनी प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। तो चूँकि उस गाँव में जितनी भी ज़मीन थी, हर ज़मीन की अलग अलग वैल्यू थी, कोई ज़मीन कम दे पाती थी, कोई ज़मीन ज़्यादा दे पाती थी। तो उस हिसाब से उस पूरे गांव की ज़मीन से कितना मिल सकता है उसको जोड़ा गया। तो उस पूरे गांव को महाल कहा गया। पर्टिकुलर गांव में जितनी भी ज़मीनें आने लगी तो उस गांव में ज़मीनों के ग्रुप को महाल कहा जाने लगा। और अब ये हुआ कि पहले तो ज़मींदारों या तालुकदारों को दिया गया था परमानेंट सेटलमेंट में कि नहीं आपको रेवेन्यू लेना है और आप हमें देंगे। लेकिन अब इस सिस्टम को इसका जो कार्यभार सौंपा गया, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो किसी ज़मींदार को न दे करके विलेज हेडमैन यानी कि गांव के मुखिया को दी गई। और इसी वजह से इस सिस्टम को हम क्या जानते हैं, महालवारी सिस्टम। चूँकि गांव को महाल कहा गया, इसकी वजह से उसमें लागू होने वाले सिस्टम को महालवारी सिस्टम कहा गया। द मुनरो सिस्टम। अब हम देखते हैं कि मुनरो का क्या सिस्टम था। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वॉज अ सिमिलर मूव
away from the idea of permanent settlement. ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया. The new system that was devised came to be known as the रैयतवारी. वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी का नाम दिया गया. इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाई कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान. कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था. Subsequently development by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India. और extended का मतलब होता है फैलना या विस्तृत होना. टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू की गई. तो महलवारी सिस्टम जो था वो आपके नॉर्थ इंडिया में था और साउथ इंडिया में रैयतवारी सिस्टम को लगाया गया था. रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल ज़मींदार. चूँकि रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में यानी दक्षिण भारत में या साउथ इंडिया में परंपरागत ज़मींदार नहीं थे. द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स रैयत्स who had tilled the land for generation. इसलिए उनका ये तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों को यहाँ पे रैयत कहा जाता था, तो उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती कर रहे हैं. चूँकि किसान डायरेक्ट, अब इसमें आप देखिए कि रैयतवारी सिस्टम में चूँकि डायरेक्ट किसान को ही अब चुकाना था लगान, ठीक है, तो अब इस सिस्टम का नाम क्या हो गया था, रैयतवारी सिस्टम या रैयतवारी सेटलमेंट. Their field had to be carefully and separately served before the revenue assessment was made. राजस्व आकलन से पहले उनकी खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए. Munro thought that the British should act as paternal father figures protecting the ryots under their charge. मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए. पैटर्नल यानी कि पिता की भांति. ऑल वॉज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं था. विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज्ड इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद देम. नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उसमें समस्याएं दिखाई देने लगी. ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स टू हायर रेवेन्यू डिमांड. ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था. पीसेंट्स वर अनेबल टू पे, रैयत्स फ्लेड द कंट्रीसाइड एंड विलेजेस बिकम डिजर्टेड इन मेनी रीजन. किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे. डिजर्टेड का मतलब वीरान हो जाना. Optimistic officials had imagined that the new system would transfer the peasants into rich enterprising farmers. आशावादी अफसरों को उम्मीद थी, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी. बट दिस डिड नॉट हैपन, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. क्रॉप्स फॉर यूरोप के लिए फसलें. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could yield का मतलब होता है उपज. It could also grow the crops that Europe required. अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. opium यानी अफीम जो कि एक तरह का नशा होता है, एंड इंडिगो यानी नील. इन द 18th सेंचुरी के लास्ट में कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था. इन द सेंचुरी एंड अ हाफ दैट फॉलोड, द ब्रिटिश परस्यूडेड योर फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स. परस्यूडेड का मतलब है मनाना, चाहे फोर्स का मतलब मजबूर करना है. इसके बाद लगभग 150 ईयर्स तक अंग्रेज़ देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसान को मजबूर करते रहे. जूट इन बंगाल, वो फसल क्या थी, बंगाल में जूट के लिए, आसाम में टी के लिए, यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि जो अब उत्तर प्रदेश है उसमें शुगर केन के लिए, पंजाब में वीट के लिए यानी गेहूं के लिए, महाराष्ट्र में कॉटन के लिए, और पंजाब में
पंजाब और महाराष्ट्र में कॉटन के लिए और मद्रास में राइस के लिए। हाउ वॉज दिस डन? ये कैसे किया गया? द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मैथड्स टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच अ क्रॉप, वन सच अ मैथड ऑफ प्रोडक्शन। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की एक ऐसी पद्धति को हम अच्छे से समझें। डज कलर हैव अ हिस्ट्री? क्या रंग का कोई भी इतिहास है? फिगर 5 एंड फिगर 6 आर टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स। यहाँ पे फिगर 5 आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज़ द फिगर 5 एंड दिस इज़ द फिगर 6। आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर ये कॉटन का जो प्रिंट है, ठीक है, वो दिखाया गया है। द इमेज ऑन द लेफ्ट साइड में जो इमेज है यानी फिगर 5 है, शोज द कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। इसमें आप भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे देख सकते हैं। वीवर यानी कि बुनकर होते हैं। ऑन द राइट इज़ अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिज़ाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिश। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार जो विलियम मॉरिश थे, वो एक फेमस पोएट और आर्टिस्ट थे 19वीं सेंचुरी के ब्रिटेन के। तो उनके द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट। इन दोनों प्रिंटों में एक चीज़ कॉमन है, बोथ यूज़ अ रिच ब्लू कलर। इन दोनों ने ही रिच ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसको कि हम इंडिगो कहते हैं। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस? आपको पता है किस तरह से इस कलर का उत्पादन होता है? द ब्लू दैट यू सी इन देयर प्रिंट्स, दीज प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। ये जो ब्लू रंग है वो एक तरीके के प्लांट यानी पौधे जिसका नाम होता है इंडिगो, उससे मिलता है। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिश प्रिंट्स इन 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19th सेंचुरी के ब्रिटेन में मॉरिश के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय जो इंडिया था वो नील का सबसे बड़ा उत्पादक देश था पूरे वर्ल्ड में। वाई द डिमांड फॉर इंडिगो? अब हम देखते हैं कि इंडियन इंडिगो का डिमांड क्यों था। द इंडिगो प्लांट ग्रोव्स primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. नील का पौधा मुख्य रूप से ट्रॉपिक्स का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय यानी कि जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है उन एरियाज़ में इसको ग्रो किया जाता है। बाय द 13th century, इंडियन इंडिगो वॉज बींग यूज बाई क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ। 13th सेंचुरी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारत की नील का इस्तेमाल कर रहे थे। However, only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी और उस समय उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हाई थी। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नामक एक और पौधे पर निर्भर करना पड़ता था। Being a plant of the temperate zones, wood was more easily available in Europe. वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। टेम्परेट का मतलब होता है जहाँ पे ठंड ज़्यादा हो तो वो शीतोष्ण उसको बोलते हैं, तो वो शीतोष्ण जोन में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्थन इटली, साउदर्न फ्रांस एंड इट्स पार्ट ऑफ द जर्मनी एंड ब्रिटेन। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe raised their governments to ban the import of indigo. नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपने सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई, लेकिन कपड़ों को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे।
Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from wood was pale and dull. नील से बहुत ही चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था. पेल यानी कि बेजान एंड डल मीन्स फीका. By the 17th century, European cloth producers persuaded their government to relax the ban on indigo import. 17th सेंचुरी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया. द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेशन इंडिगो इन सेंट डोमिंग्स in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. कैरिबियाई द्वीप समूह ने सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी ने ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे. इंडिगो प्लांटेशंस ऑल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. और नॉर्थ अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे. प्लांटेशंस यानी बागान. बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रेव फर्दर. तो इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंड ड्रामेटिकली. चूँकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण हो चुका था, और उसके साथ ही साथ कॉटन की जो डिमांड थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन था. इसमें जब हुआ तो मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा, और मशीनों के इस्तेमाल ज़्यादा होने से बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन होने लगा, जो कि उनकी कंट्री के नीड के अकॉर्डिंग था. पहले ह्यूमन बीइंग प्रोडक्शन करते थे जिसमें बहुत समय लगता था और काफ़ी समय में कम प्रोडक्शन होता था. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, बड़ी बड़ी कंपनियां और मशीनें लग जाने से वो काम बहुत जल्दी होने लगे, जिससे कि देश की आवश्यकता के अनुसार उनकी जो डिमांड थी वो फुलफ़िल होने लगी, और एक्सेस जो चीज़ें बचती थी वो बाहर के देशों में इंपोर्ट भी किया जाने लगा. And its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dye. और चूँकि जब कपड़ा उद्योग बढ़ा तो उसको डाई करने के लिए डिमांड भी बढ़ी. While the demand for indigo increased, जैसे जैसे इंडिगो की डिमांड बढ़ती गई, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई. बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल्ट बाय हाफ. और फिर क्या हुआ कि 1783 से 1789 के बीच जो नील का उत्पादन था वो आधा रह गया था. क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डिस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई. अब जो कपड़ा व्यापारी थे, अब वो नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे. डिस्पेरेटली यानी कि बहुत उत्सुकता से. फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्यूर्ड. कहाँ से? प्रोक्यूर्ड मीन्स मिलना. तो उनको ये इंडिगो कहाँ से मिल सकता था? ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया. अब ब्रिटेन इस चीज़ के लिए वो इंडिया की तरफ मुड़ा. Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under इंडिगो कल्टीवेशन. यूरोप में नील की बढ़ती खेती को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती को बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी. From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. 18th सेंचुरी के अंत में आखिर के दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी. बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गई. In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील से भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था. 1788 में जितना भी उनको इंडिगो की डिमांड थी, उसमें से देखा जाए तो भारत से लेने का रेशियो से 30% उनका था. By 1810 द proportion हैज़ गॉन अप टू द 95%. लेकिन आप देखिए कितना रैपिडली ये बढ़ा कि 1810 तक आते आते
जहाँ पे 30% वो ले रहे थे इंडिया से, अब वो 95% लेने लगे। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रो, जैसे जैसे इंडिगो ट्रेड बढ़ता गया, कमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग एंड इन इंडिगो प्रोडक्शन। तो जो कमर्शियल एजेंट थे यानी कि व्यापारिक एजेंट जो थे, ऑफिशियल्स जो थे कंपनी के, इन्होंने क्या किया कि इंडिगो के प्रोडक्शन में अपना इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करना शुरू कर दिया। ओवर द ईयर्स मेनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। फिर क्या हुआ कि आगे के सालों में तो बहुत से ऐसे कंपनी ऑफिशियल थे जिन्होंने अपने जॉब को छोड़ करके इंडिगो बिजनेस में पैसे लगाने शुरू कर दिए। अट्रैक्ट बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, चूँकि सबको पता था कि इससे उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया, बहुत असंख्य मात्रा में स्कॉटिश पर्सन, स्कॉटलैंड के लोग और इंग्लिशमैन भारत में आए एंड बिकेम प्लांटर, और वह यहाँ पे बागानों के मालिक बने। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी, ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे वो इसके प्रोडक्शन के लिए कंपनी से लोन लेते थे। एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट दैट टाइम, और धीरे धीरे जब चूँकि बैंक उस समय आने शुरू हो गए तो वो बैंक से भी लोन लेना शुरू कर दिया। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो कैसे कल्टिवेट होता था, उसका उत्पादन कैसे होता था। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, इंडिगो कल्टिवेशन का दो सिस्टम था, एक तो था निस, दूसरा था रयती। एक निज और एक रयती। Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। He either bought the land or rented it from other ज़मींदार and produced indigo by directly employed hiring laborers. वो या तो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन किराए पे ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगा करके नील की खेती करवाते थे। द प्रॉब्लम विथ नीज कल्टिवेशन, अब नीज कल्टिवेशन में क्या प्रॉब्लम आ गई। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड, क्योंकि इंडिगो यानी नील की खेती सिर्फ उपजाऊ ज़मीन पे होती थी, फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ ज़मीन, एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और यहाँ पे ऐसे ज़मीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी जो भी उपजाऊ थे। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन, नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, कहाँ से इस तरह की लैंड उन्हें मिले। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड इविक्ट द पीसेंट्स फ्रॉम द एरिया, उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पर पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास करा, लीज यानी पट्टे पर लेना, एंड इविक्ट द पीसेंट्स फ्रॉम द एरिया, और वहाँ के किसानों को वहाँ से हटवा दिया, इविक्ट मतलब हटवा दिया। बट दिस ऑलवेज लेड टू कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, लेकिन इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज, मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, बड़े बागानों के लिए बहुत ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइजली एट अ टाइम व्हेन पीसेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टिवेशन, मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। निच कल्टिवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लाउज एंड ब्लॉक्स, बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत पड़ती थी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लाउ, 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। दिस मीन्ट दैट अ प्लांटर विथ 1000 बीघास कुड नीड 2000 प्लाउ, इसका मतलब ये था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउज वॉज अ बिग प्रॉब्लम, हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बहुत बड़ी समस्या थी। Nor could supplies be easily got from the peasants since their plow and bullocks were busy on their rice field, again exactly at the time that the indigo planters need them.
किसानों को भी हल समय से हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। टिल द लेट 19th सेंचुरी तक प्लांटर्स वर देयरफॉर reluctant टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीज कल्टीवेशन। जो बागान मालिक थे निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। रेलुक्टेंट मतलब हिचकिचाना, एक्सपेंड मतलब फैलाना। लेस दैन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार 25% से भी कम आती थी। द रेस्ट वॉज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन, द रैयती सिस्टम। बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रैयती व्यवस्था यानी कि ये किसान को रैयती कहा गया है, तो वो किसानों की अपनी ज़मीन होती थी। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत्स। अब हम देखते हैं कि रैयत्स यानी किसानों की ज़मीन पर इंडिगो की खेती। अंडर द रैयती सिस्टम द प्लांटर फोर्स टू रैयत टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे। एन एग्रीमेंट, उसको जो आप एग्रीमेंट भी कह सकते हो, सट्टा भी कह सकते हो। एट टाइम दे परस्यूराइज्ड द विलेजेस हैड मेंट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रैयत। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। प्रेशराइज्ड का मतलब बाध्य कर देना। Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rate of interest to produce indigo. जो समझौते पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर दर पर बागान मालिकों से नकद यानी कि कैश में कर्जा मिल जाता था। But the loan committed the Rayat to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सॉइल, सोव्ड एंड सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और फसल की देखभाल करने का जिम्मा इन कल्टिवेटर्स पे होता था। The indigo villages were usually around indigo factories owned by planters. When the crop was delivered to the planter after the harvest, जब हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई, जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, अ न्यू लोन वॉज गिवन टू द रैयत, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और वापस से वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। एंड सॉरी हाँ, peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was. जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी हार्श यानी कठोर है। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन वेयर नेवर एंडेड। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म भी नहीं होता था। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, और भी समस्याएं थी। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच पीसेंट्स प्रिफर टू कल्टिवेट राइस। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। इंडिगो मोर एवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली, और वो क्या करता था कि वो पूरी मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेता था। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सॉइल विथ राइस, और नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर, नील विद्रोह और उसके बाद। In March 1859, thousands of Rayat in Bengal refused to grow indigo.
मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। एज द रिबेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता गया, रिबेलियन यानी विद्रोह बढ़ता गया, रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स। तो जो रैयत थे उन्होंने प्लांटर्स को लगान देना या जो उनके रेंट थे उसको देने को मना कर दिया। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज, और इंडिगो फैक्ट्री पे अटैक कर दिया, आर्म्ड एंड विथ स्वॉर्ड एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज। वे तलवार यानी कि उन्होंने अटैक किया तलवार के साथ, भाले, स्पीयर्स यानी भाले के साथ, बो एंड एरो तीर और कमान के साथ। वुमेन टर्न्ड अप द फाइट विद पॉट्स, और वुमेन जो थी वो बर्तन, पैन, किचन के इम्प्लीमेंट्स के साथ वो विद्रोह कर रही थी। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर वर सोशली बाइकाटेड। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। सोशली बाइकाटेड यानी कि सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। एंड द गोमस्ता, गोमस्ता का मतलब होता है एजेंट ऑफ प्लांटर। गोमस्ता का मतलब होता है कि जो प्लांटरों के एजेंट होते थे, बागान मालिकों के एजेंट होते थे, उनको गोमस्ता बोलते हैं। वॉज हु केम टू कलेक्ट रेंट रेवेन्यू बीटेन अप, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करने आते थे उनको मारा पीटा गया। रियत सोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो नॉर बी बुलीड बाई द प्लांटर्स लाठियाल्स, the lathi welding strongman maintained by the planters। रैयतों ने कसम खा ली कि वो न तो नील की खेती का कर्जा लेंगे और न ही बगान मालिक की लाठियालों यानी लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। लाठियाल यानी कि ऐसे हट्टे कट्टे लोग जो लाठियों के साथ ज़मींदारों के साथ रहते थे और ज़रूरत पड़ने पे उनके लिए लड़ाई करते थे, तो वो लाठियाल से यहाँ पे। तो चूंकि किसानों ने ये कसम खा ली, स्वोर यानी उन्होंने कसम खा ली कि अब हम कुछ भी हो जाए हम खेती नहीं करेंगे नील की। Why did the Indigo peasant decide that they would no longer remain silent? क्यों इंडिगो पेशेंट ने ये निश्चित किया कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। What gave them the power to rebel? क्या उनको मिला, क्या ऐसी ताकत मिली जिससे उन्होंने आंदोलन किया, विद्रोह किया, रिबेल किया। क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑपरेसिव, क्योंकि जो इंडिगो सिस्टम था वो पूरी तरीके से दमनकारी था। बट दोज हु आर ऑपरेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन। लेकिन जो लोग दबे होते थे वो हमेशा बगावत नहीं करते थे। दे डू सो ओनली एट टाइम, वो कभी कभी ऐसा काम करते थे। In 1859, the Indigo Riots felt that they had the support of the local zamindar and village headman in their rebellion against the planters। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contract mobilized the indigo peasant and fought pitched battle with the Lathians। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेज अर्जिंग द रैयत्स टू रिसिस्ट द प्लांटर्स। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long lease। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। The Indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार की इस संघर्ष के में उनका साथ देगी। After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। When the news spread of a simmering revolt in the Indigo district, जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर फैली, सिमरिंग यानी कि खबर फैलना, then Lieutenant Governor turned the region in the winter of 1859।
तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। द रैयत सा द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट, प्लाइट यानी दुर्दशा। तो रैयत को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। व्हेन द बरसात, द मैजिस्ट्रेट एसली ईडेन इशूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट रैयत वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया। उसमें कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be shown। इस नोटिस के आधार पर लोगों में खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन was trying to placate the peasants and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। एज द रिबेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे विद्रोह फैलता गया, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता रस्ड टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। तो कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील झीलों की ओर चल पड़े। दे रोट ऑफ द माइजरी ऑफ द राइट्स रियोट्स, उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, द टेरनी ऑफ द प्लांटर्स, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती, टेरनी यानी जोर जबरदस्ती, एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। वरीड बाई द रिबेलियन, द गवर्नमेंट ब्राउट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। एंड सेटअप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायरी इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, और नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द coercive methods they use with indigo cultivators। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। कॉरेसिव यानी आलोचना करना। इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शंस वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयत। उसने ऐसा बताया कि इंडिगो प्रोडक्शन रैयत के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। द कमीशन आस्क्ड द रैयत टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, लेकिन आगे से वो चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। रिवोल्ट के बाद बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन वो ख़त्म हो गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, लेकिन अब वो बिहार की तरफ चले गए प्लांटर्स जो थे। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वॉज सीवियरली अफेक्टेड। क्योंकि उनका जो बिजनेस था वो बहुत अफेक्ट हो रहा था। बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैनेज कर लिया। व्हेन महात्मा गांधी टर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अ पेशेंट फ्रॉम बिहार परसुडेड हिम टू विजिट चंपारण एंड सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर। और जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए तो एक किसान उनसे जाके मिला और उसने कहा कि आइए बिहार में चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखिए, नील किसानों की दुर्दशा देखिए। महात्मा गांधी विजिट इन 1917 में वो वहाँ पे गए, मार्क द बिगनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट, और वहीं पे उन्होंने अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, और वहीं पे उन्होंने प्लांटर्स जो थे इंडिगो के बागान मालिकों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया। थैंक यू एवरीवन।